हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 11th NCERT ज्योग्राफी की किताब भारत भौतिक पर्यावरण चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय तीसरा है। यहां पर हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज के अध्याय में हम लोग भारत के अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र को समझने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि जिस समय वर्षा होती है तो वर्षा होने पर आपके आसपास के जो नाले हैं, नालियां हैं या नहरें या नदियां जो होती हैं वो उफान पर आ जाती हैं। उनमें पानी जो है बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाता है। पानी की मात्रा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा भी स्थिति होती है कि कई बार ये नदी या नाले जो हैं इनमें जब अवसाद या सिल्ट भर जाता है तो ये अवरुद्ध हो जाते हैं। तो अवरुद्ध होने से क्या होता है, पानी का ओवरफ्लो होने लगता है और ओवरफ्लो होने के चलते पानी जो है आसपास के क्षेत्रों में भरने लगता है। तो ऐसे करके बाढ़ जैसे हालात भी क्रिएट हो जाते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि आपके आसपास ये नदी, नाले या नहर या नदियां ना हो तो क्या होगा। तो जब भी पानी बरसेगा तो पानी का जो जमाव है एक बड़े क्षेत्र पर हो जाएगा, क्योंकि पानी के निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, कोई चैनल ही नहीं है। तो पानी निकल ही नहीं पाएगा। पानी जो एक बड़े क्षेत्र में जल भराव के रूप में भर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो नाले हैं, नालियां हैं या फिर नहरें या फिर नदियां हैं, ये सब क्या है, वास्तव में वाहिकाएं, चैनल्स हैं जो कि पानी को निकलने का रास्ता प्रदान करते हैं, जिसके जरिए पानी निकल पाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहा जाता है और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। देखिए, किसी क्षेत्र का जो अपवाह तंत्र है वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति और संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम होता है। यानी जो किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र है वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो भूवैज्ञानिक समयावधि पर निर्भर करता है, चट्टानों की प्रकृति और संरचना पर निर्भर करता है, वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, वहाँ यानी कि वहाँ पे पहाड़ है या पर्वत है, ढाल कैसा है, बहते जल की मात्रा यानी कि जो नदी वगैरह है उनमें बहते जल की मात्रा कैसी है, बहाव की अवधि कितनी है। तो इन सब का परिणाम किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र होता है। इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हिमालयी नदी तंत्र देखें और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखें। तो जैसा कि आप लोग पूर्व के अध्याय में पढ़ चुके, पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैं, जो आपका प्रायद्वीपीय खंड है वो भारत का सबसे प्राचीनतम और कठोर खंड है। यानी प्रायद्वीपीय भारत जो है आपका कठोर चट्टानों से बना हुआ है, नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो सबसे प्राचीन नदियां हैं, यानी कि बहुत हिमालय से भी प्राचीन नदियां हैं। जबकि हिमालय की बात करें तो हिमालय की जो चट्टानों की प्रकृति कैसी है, संरचना कैसी है, हिमालय जो दुर्बल प्रकार का है। हिमालय की चट्टानी संरचना कठोर किस्म की नहीं है बल्कि दुर्बल प्रकार का है। अगर हम हिमालय की नदियों की बात करें तो हिमालय की नदियां जो है अपनी युवावस्था में हैं। और इनमें अगर पानी की बात करें तो हिमालय की नदियां ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर से निकल रही हैं। तो ग्लेशियर से निकलने की वजह से इनमें पानी की मात्रा जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की तुलना में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो हिमालय की नदियां हैं वो प्रचंड वेग से या तीव्र वेग से बहती हैं, क्योंकि पर्वतों से निकल रही है तो ढाल भी उच्च है। तो ढाल उच्च होने की वजह से इनका वेग प्रचंड होता है। चूंकि हिमालय की जो संरचना है, हिमालय की जो चट्टानों की प्रकृति है, दुर्बल है, तो इस वजह से जो हिमालयी नदियां हैं वो अपनी घाटी को और ज़्यादा गहरा कर रही हैं और ज़्यादा गहरा करते जा रही हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में एक तो पानी की मात्रा कम होती है, क्योंकि ये बारिश पर निर्भर करती हैं, ऋतुओं पर निर्भर करती हैं। यहाँ पर कोई पहाड़ियों का सोर्स नहीं है, जैसे हिमालय में है उस तरह के सोर्स यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर पानी की मात्रा नदियों में कम होती है। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय खंड है वो भी कठोर है और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच गई हैं। अंतिम अवस्था का मतलब क्या है कि इन्होंने अपनी घाटी को बिल्कुल चौड़ा और गहरा कर लिया, अपने आधार तल पर ये पहुंच गई हैं। तो इस वजह से अपने आधार तल से ज़्यादा ये घाटी को और ज़्यादा गहरा नहीं कर सकती हैं। तो इस वजह से यहाँ का अगर अपवाह तंत्र देखें और हिमालयी अपवाह तंत्र देखें तो दोनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। यानी हिमालयी तंत्र की जो नदियां हैं वो युवावस्था में है और जो आपके प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच गई हैं। एक नदी जो है विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जो है जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहा जाता है। देखिए, नदी में बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। तो ऐसे करके नदी क्या करती है, उन सब सहायक नदियों का जल लेकर आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि एक नदी जो है विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे क्या है जल ग्रहण क्षेत्र या फिर कैचमेंट एरिया कहा जाता है। एक नदी और उसकी जो सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र होता है उसको अपवाह द्रोणी कहा जाता है। यानी कि एक नदी जैसे गंगा नदी है और गंगा की जो सहायक नदियां हैं तो उनके द्वारा जो भी अपवाहित क्षेत्र है उसको अपवाह द्रोणी कहा जाता है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली जो सीमा है इसको जल विभाजक या फिर जल संपर्क कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर धारा आ है, धारा आ वाली यहाँ पर अपवाह द्रोणी है, यहाँ पर धारा बा वाली अपवाह द्रोणी है। तो इनके बीच में जल विभाजक है। जल विभाजक कोई भी संरचना हो सकती है, या कोई पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है, या फिर कोई स्थलखंड हो सकता है। तो जल विभाजक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आगे बताया गया कि बड़ी नदियों के
जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं, यानी जो बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं उनको नदी द्रोणी कहते हैं, जबकि जो छोटी नदियां होती हैं नालों के द्वारा जो अववाहित क्षेत्र होता है उसको जल संभर या फिर वाटरशेड कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आपको अंतर याद रखना है, यहाँ पर जल संभर का मतलब वो नहीं है, जल संभर का मतलब यहाँ पर जल विभाजक के रूप में नहीं है, बल्कि यहाँ पर जल संभर का अर्थ लगाया गया है छोटी नदियों और नालों के द्वारा जो अववाहित क्षेत्र है उसके अर्थ में इसको लगाया गया है। तो आपको याद रखना है कि बड़ी नदियों के जो जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं उनको नदी द्रोणी कहा जाता है, जबकि छोटी नदियों और नालों के द्वारा जो अववाहित क्षेत्र होता है उसको वाटरशेड या फिर जल संभर कहा जाता है। अब देखिए भारतीय जो अफवाह तंत्र है इसको समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर दो समूहों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो यहाँ पर अरब सागर का अफवाह तंत्र है और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। यानी कहने का मतलब यह कि एक तरफ यहाँ पर अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में बताया गया है। तो अरब सागर के अफवाह तंत्र की बात करें, देखिए अरब सागर इस साइड में पड़ता है, ये आपका जो हिस्सा है अरब सागर वाला हिस्सा है, और इधर जो है हिस्सा जो है बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है। तो अरब सागर अफवाह तंत्र की बात करें तो अरब सागर का जो अफवाह तंत्र है ये कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग 23% क्षेत्र, जिसमें कि सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार नदियां हैं, अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। यानी हमारे भारत का जो अफवाह क्षेत्र है इसका लगभग 23% पानी जो है ये अरब सागर में जाता है। वहीं बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की बात करें तो बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है ये कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग जो है, जिसमें कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियां शामिल हैं, ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। अब देखिए जो अरब सागर का अफवाह तंत्र है और बंगाल की खाड़ी के जो अफवाह तंत्र हैं ये अफवाह तंत्र जो है दिल्ली कटक का मतलब क्या है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला जो दिल्ली तक गई है उसको ही दिल्ली कटक या दिल्ली रिज कहा जाता है। तो ये अफवाह तंत्र जो है दिल्ली कटक, अरावली और सह्याद्री के द्वारा अलग किए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर ये लाइन भी देख पा रहे हैं, ये जो आप लाइन देख रहे हैं काली वाली, यहाँ पर मैं इसके ऊपर फिर से लाइन बना रहा हूँ, तो ये क्या है आपका जल विभाजक के रूप में लाइन ये काम कर रही है। तो ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये दिल्ली रिज है, ये वाला हिस्सा दिल्ली रिज वाला हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं अरावली माउंटेन वाला हिस्सा है। और इस साइड में आप जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर भी जो पहाड़ियों की श्रृंखला है, और इस साइड में जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये आपकी सह्याद्री पर्वतमाला है या पश्चिमी घाट वाली पर्वतमाला है, वो हिस्सा है। तो ये जो हिस्सा है ये आपका अरब सागर नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी में जो अफवाह तंत्र है इन दोनों में विभाजक का काम कर रहा है। अब देखिए यहां पर बताया गया है कि जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अफवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। यानी यहां पर जो जल संभर क्षेत्र का आकार है इसके आधार पर जो हमारा भारतीय अफवाह द्रोणी है इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्रमुख नदी द्रोणी। तो प्रमुख नदी द्रोणी में जिनका अफवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है तो उन्हें प्रमुख नदी द्रोणी में रखा गया है। इसमें हमारी 14 नदियां शामिल हैं, इसमें 14 नदी द्रोणियां शामिल हैं, जैसे गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक, ये सब इसमें शामिल हैं। वहीं मध्यम द्रोणी में जो है तो मध्यम द्रोणी में ऐसी नदी तंत्र शामिल हैं जिनका अफवाह क्षेत्र 2000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में है। तो इसमें भारत की 44 नदियां शामिल हैं, जैसे कि कालिंदी है, पेरियार है, मेघना नदी तंत्र है, ये सब इसमें शामिल हैं। लघु नदी द्रोणी की बात करें तो ऐसी नदियां जिनका अफवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है तो वो इसमें शामिल हैं। तो इसमें जो है न्यून वर्षा के क्षेत्रों में जो बहने वाली नदियां हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर जो भारतीय अफवाह तंत्र है इसको हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है। यानी जैसा कि आप लोग जानते हैं उद्गम के प्रकार और प्रकृति के आधार पर कुछ नदियां जो है हिमालय से निकलती हैं तो कुछ नदियां प्रायद्वीपीय खंड से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय खंड वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा है और हिमालयी नदियों वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर उद्गम के प्रकार और प्रकृति के आधार पर हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में भारतीय अफवाह तंत्र को डिवाइड किया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि यद्यपि इस विभाजन योजना में जो चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियां हैं इनके वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि चंबल, बेतवा, सोन नदियां जो हैं ये आपके प्रायद्वीप का उत्तरी जो भाग है यहाँ से निकलती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस हिस्से से निकल रही हैं और गंगा नदी तंत्र में अपना जल ये विसर्जित कर रही हैं। तो इनके विभाजन में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति और आयु में ये जो नदियां हैं चंबल, बेतवा, सोन, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियां हैं तो ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है इसी तरह से विभाजन किया जाता है, उद्गम के आधार पर इसी तरह से विभाजन किया जाता है हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में। आगे यहाँ पर मुख्य अफवाह प्रतिरूप के बारे में बताया गया है। देखिए इसके बारे में हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा था, तो वही सब चीजें यहाँ पर भी फिर से दोहराई गई हैं। कौन कौन से अफवाह प्रतिरूप होते हैं, तो यहाँ पर पहला है वृक्षाकार या फिर ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप। तो जो अफवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होते हैं तो उन्हें ध्रुमाकृतिक या फिर वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है।
तो ऐसी प्रतिरूप वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? उत्तरी मैदान की जो नदियाँ हैं, यानी जो गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, तो यहाँ की जो नदी तंत्र हैं ये वृक्षाकार प्रतिरूप वाले हैं। दक्षिण भारत की जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, यानी कि जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं दक्षिण भारत की, तो उन नदियों का जो प्रतिरूप है वृक्षाकार है। अगला है यहाँ पर अरीय प्रतिरूप। देखिए अरीय प्रतिरूप आप देख पा रहे हैं कि जब नदियाँ जो है किसी पर्वत से निकलकर, जैसे पर्वत ये है बीच में, तो पर्वत की ऊंचाई से निकलकर चारों दिशाओं में बहने लगती है, सभी दिशाओं में बहने लगती हैं, तो ऐसे प्रतिरूप को अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। तो अरीय प्रतिरूप का उदाहरण दिया गया है, जैसे अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो नदियाँ हैं नर्मदा और सोन, तो इनका प्रभाव जो है विभिन्न दिशाओं में होता है, तो ये जो है अरीय प्रतिरूप को फॉलो करती हैं। अगला पैटर्न है आपका जालीनुमा प्रतिरूप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जालीनुमा प्रतिरूप है। देखिए जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हैं और सहायक नदियां उनके समकोण पर मिलती हैं तो जालीनुमा प्रतिरूप बनता है। जालीनुमा प्रतिरूप का उदाहरण जो है आपकी पूर्वी सिंहभूमि के पुराने जो बलित पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां की नदियों में देखने को मिलता है। अगला प्रतिरूप है आपका अभिकेंद्री प्रतिरूप। देखिए जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील में या फिर किसी गड्ढे में आकर गिरती हैं, विसर्जित होती हैं, तब वहां पर अभिकेंद्री प्रतिरूप बनता है। तो यहाँ पर अभिकेंद्री प्रतिरूप का उदाहरण दिया गया है। लद्दाख के उच्च पठारी भागों में जो नदियां हैं वो इस तरह के प्रतिरूप का पालन करती हैं, या फिर जो कारष्ठ स्थलाकृति वाले क्षेत्र हैं यानी कि चूना क्षेत्र हैं, वहाँ की जो नदियां हैं, वहाँ की जो जलधाराएं हैं, वो इस तरह के प्रतिरूप का पालन करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमालयी अपवाह की। देखिए हिमालयी अपवाह में मुख्यतः गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ इसमें शामिल हैं। यहाँ की जो नदियाँ हैं ये बारहमासी हैं। बारहमासी का मतलब है कि इनमें पूरे साल पानी रहता है, क्योंकि जो यहाँ की नदियाँ हैं ये बर्फ़ के पिघलने से और यहाँ पर जो भी मौसमी वर्षा होती है इन दोनों से पानी प्राप्त करती हैं, जल प्राप्त करती हैं। इसी वजह से यहाँ की नदियों में पूरे साल जल बना रहता है। यहाँ की जो नदियाँ हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलती हैं, तो ऊंचे पहाड़ों से निकलने से इनका जो है वेग काफ़ी ज़्यादा प्रचंड होता है। तो अपनी युवावस्था में ये नदियाँ जो है अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, जैसे कि गहरे महाखड्ड, वी आकार की घाटियाँ, छिप्रकाएँ और जलप्रपात बनाती हैं। जब ये नदियाँ मैदानों में पहुँचती हैं तो मैदानों में पहुँचने पर इनका वेग कम हो जाता है, मंद हो जाता है। तो जब वेग मंद हो जाता है तो ये नदियाँ अपने साथ लाए हुए अवसादों का निक्षेपण आरंभ कर देती हैं। तो ऐसे करके ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ बनाती हैं, जैसे कि समतल घाटियाँ, गोखुर झीलें, बाढ़ग्रस्त मैदान, गुम्फित वाहिकाएँ और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखिए इन सब स्थलाकृतियों के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं इन सब स्थलाकृतियों का दोबारा से एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने और अपना रास्ता बदलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए जब ये नदियाँ जो हैं अपनी मध्यावस्था में पहुँचती हैं तो मध्यावस्था में क्या होता है, नदियों का जो वेग होता है मंद हो जाता है। तो वेग मंद होने की वजह से ये विसर्ग के रूप में इस तरह से सर्पाकार रूप में बहने लगती हैं। चूँकि नदियाँ जो हैं अपनी आरंभिक अवस्था से अवसादों को बहाकर भी लाती हैं, तो जब यहाँ पर वेग मंद हो जाता है तो ये इन अवसादों को अपनी तली में निक्षेपित करने लगती हैं। तो कई बार क्या होता है कि नदी का जो तल होता है, तल में अवसाद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अवसाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से नदी जो है, नदी की जो जलग्रहण क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसे में नदी जो होती है अपनी धारा को बदल लेती है, अपना रास्ता बदलने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। जैसे कोसी नदी का उदाहरण दिया गया है कि कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, ये अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। देखिए कोसी नदी जो है पहाड़ी हिस्से से निकल कर आती है और अपने ऊपरी पहाड़ी हिस्से से ये अपने साथ भारी मात्रा में अवसादों को बहाकर लाती है और ये नीचे अपनी घाटी में, अपने नदी तल में इन अवसादों को निक्षेपित कर देती है, जिससे कि इसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और इस वजह से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। अब यहाँ पर हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास समझाया गया है। यहाँ पे समझाया गया है कैसे हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास हुआ है। देखिए हिमालय पर्वत की जो नदियाँ हैं इनके विकास के बारे में मतभेद हैं। यहाँ पर भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प की अवधि बताई गई है, लगभग 2.4 करोड़ से लेकर 50 लाख साल पहले मायोसीन कल्प हुआ करता था। तो यहाँ पे भूवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मायोसीन कल्प में केवल एक विशाल नदी थी जिसे शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्म कहा गया है। यहाँ पर पूरी एक विशाल नदी यहाँ से लेकर यहाँ तक बहा करती थी, जिसको ये लोग जो है शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्म कहते हैं। और हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ ये असम से लेकर पंजाब तक बहती थी। अनुदैर्ध्य का मतलब है जो लॉन्जिट्यूडनल विस्तार है इस तरह का, उस विस्तार के साथ ये पंजाब से लेकर असम तक की नदी इस तरह से ये बहती थी। केवल एकल नदी थी ये, और अंत में ये नदी जो है निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। अंत में ये नदी यहाँ पर इस साइड में सिंध की खाड़ी में अपना पानी ये विसर्जित करती थी। ऐसा भूवैज्ञानिक मानते हैं, ऐसा भूवैज्ञानिक थ्योरी देते हैं। अब इस बात के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? इस बात के प्रमाण इन्हें मिलते हैं शिवालिक पहाड़ियों की जो असाधारण निरंतरता है, यानी शिवालिक पहाड़ियाँ जो है कटी छटी नहीं है,
निरंतर रूप में हैं, इससे प्रमाण मिलता है। इनका सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, यानी कि शिवालिक पहाड़ियों की जो असाधारण निरंतरता है, और शिवालिक पहाड़ियाँ जो है सरोवरी उद्गम और जलोढ़ निक्षेप से बनी हैं, जिसमें कि रेत के, मृतिका, चिकनी मिट्टी, गोलास्म और कॉन्ग्लोमेरेट शामिल है। कॉन्ग्लोमेरेट जो है अवसादी चट्टानों के तलछट होते हैं, वो सब शामिल हैं। तो ये इस धारणा की पुष्टि करते हैं कि कभी यहाँ पर इस तरह से एक सिंगल नदी बहा करती थी, जिससे कि शिवालिक श्रेणियां बनी हैं। कालांतर में क्या होता है, कालांतर में जो इंडो ब्रह्म नदी है, ये 3 मुख्य अववाह तंत्रों में डिवाइड हो जाती है। इसका जो पश्चिमी वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, तो पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियां, सिंध की 5 सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज आ जाती हैं। मध्य में गंगा, मध्य वाला जो इसका जो भाग था इंडो ब्रह्म नदी का, ये गंगा नदी तंत्र में डिवाइड हो जाता है। मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं। पूर्व में ब्रह्मपुत्र और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां, तो 3 पार्ट में ये नदी जो थी डिवाइड हो जाती है। और विशाल नदी का इस तरह से जो विभाजन हुआ है, ये संभवतः प्लीस्टोसिन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में पोटवार पठार, दिल्ली रिज के उत्थान की वजह से हुआ। यानी ऐसा भूवैज्ञानिक मानते हैं कि ये जो विभाजन हुआ है पूरी की पूरी इंडो ब्रह्म नदी का 3 पार्ट में जो विभाजन हुआ है, ये विभाजन हुआ है प्लीस्टोसिन काल में, जिस समय यहाँ पर जो दिल्ली रिज है, पोटवार का पठार है, जब ये उभरकर सामने आया है, तो इस वजह से जो नदी की धारा थी उसमें विसंगति आई, और इस वजह से ये नदी जो पूरी की इंडो ब्रह्म नदी हुआ करती थी, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और जो पोटवार पठार है या दिल्ली रिज है, ये सिंध और गंगा अववाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया। यानी जो दिल्ली रिज वाला जो क्षेत्र है, पोटवार पठार वाला जो क्षेत्र है, ये सिंध और गंगा नदी तंत्र के बीच में जल विभाजक का क्षेत्र ये बन जाता है। इसी प्रकार मध्य प्लीस्टोसिन काल में राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ। यानी कहने का मतलब क्या है कि मध्य प्लीस्टोसिन काल तक आते आते यहाँ पर जो पहले जो पूरा एक ही भूखंड था, ये प्रायद्वीपीय भूखंड का हिस्सा है, जो आप लोग देखते हैं, हमने आपको बताया भी है, जो मेघालय का पठार है, असम का कार्बी एंगलोंग पठार है, ये आपका कहाँ है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यानी जो राजमहल की पहाड़ियाँ और जो मेघालय पठार किसी जमाने में जुड़े हुए थे, लेकिन मध्य प्लीस्टोसिन काल में क्या होता है कि इनके बीच में यहाँ पर एक मालदा गैप क्रिएट होता है। तो मालदा गैप क्रिएट होने की वजह से ये हिस्सा जो होता है वो अलग हो गया है, तो जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिक् परिवर्तन हुआ है और ये बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई हैं। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। जो सिंधु नदी तंत्र है, कब बना है, ये बना है प्लीस्टोसिन काल में, जब पोटवार पठार या दिल्ली रिज का उत्थान हुआ, तो यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र जो था इंडो ब्रह्म नदी से अलग हो गया। वहीं जो मध्य प्लीस्टोसिन काल तक आते आते यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मालदा गैप क्रिएट हो जाता है। तो मालदा गैप क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर 2 अलग अलग नदी तंत्र हो जाते हैं। इंडो ब्रह्म नदी फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक हिस्सा इसका जो है गंगा नदी तंत्र के रूप में, यानी ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये गंगा नदी तंत्र के रूप में, और इस साइड वाला हिस्सा जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के रूप में यहाँ पर प्रवाहित होने लगा। अब यहाँ पर हिमालयी अववाह तंत्र की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिंधु नदी तंत्र जो है हिमालय का सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है, और सिंधु नदी का जो उद्गम है ये तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोकरचू के निकट एक हिमनद से होता है, जिसे तिब्बत भाषा में सिंगी खम्बान या फिर शेरमुख कहा जाता है। यानी जो सिंधु नदी है, इसका उद्गम कहाँ है, कैलाश पर्वत श्रेणी में बोकरचू एक जगह है तिब्बत में, तो वहाँ पर एक हिमनद है जिसको तिब्बती भाषा में सिंगी खम्बान या फिर शेरमुख कहते हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है। यह विश्व की जो है सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। इसका क्षेत्रफल जो है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से भारत में इसका क्षेत्रफल जो है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। यानी अगर देखा जाए तो गंगा से भी लंबी नदी है, लेकिन भारत में इसकी जो केवल लंबाई है वो 1114 किलोमीटर है। ये भारत में इसका केवल जो हिस्सा है वो 1114 किलोमीटर, यानी इतना हिस्सा आप जो देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इतना ही हिस्सा जो भारत में पड़ता है। बाद बाकी इसका जो हिस्सा जो भारत से बाहर है। भारत की अगर बात करें तो भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी जो है सिंधु नदी है। अपने उद्गम स्थान से निकलने के पश्चात लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई या दमचौक के पास, दमचौक एक जगह है, दमचौक यहाँ पे जगह पड़ती है, दमचौक के पास ये भारत में प्रवेश करती है। और लद्दाख और गिलगिट से प्रभावित होने के दौरान, देखिए यहाँ पर ये लद्दाख वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, क्योंकि ये भारत का जो संघ राज्य क्षेत्र है लद्दाख, उस क्षेत्र से प्रभावित होती है, केवल उसी क्षेत्र से प्रभावित होती है। और वहाँ से ये गिलगिट वाला जो रीजन है, पीओके वाला जो आप रीजन देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड वाला कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, मैंने सर्किल में यहाँ पे कर दिया है। यहीं पर गिलगिट या जो आपका बाल्टिस्तान रीजन है वो यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ से प्रभावित होने के दौरान ये गार्ड का निर्माण करके दर्जिस्तान में चिल्लस के निकट, यहाँ पर ये गिलगिट रीजन में, यहाँ पे बाल्टिस्तान रीजन में जो गिलगिट क्षेत्र है, यहाँ पर एक जगह है चिल्लस,
तो चिल्लस के निकट ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहाँ पे फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ, दमचौक के पास ये भारत में एंट्री करती है और चिल्लस के निकट ये पाकिस्तान में चली जाती है। यहाँ पे बताया गया है इसके दाहिने तट पर मिलने वाली जो इसकी मुख्य नदियां हैं उनमें श्योक, गिलगित, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग, काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, बिबुआ और संगर जो है इसके दाहिने तट की नदियां हैं। अब देखिए आप लोगों के मन में आएगा कि इसका दाहिना तट कैसे डिसाइड करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका उद्गम स्थान है, उद्गम स्थान से ऐसे करके निकल रही है। तो देखिए ये जो हिस्सा है इसका ये वाला हिस्सा होगा लेफ्ट वाला होगा और ये वाला जो हिस्सा होगा इसका राइट वाला होगा। यानी इस साइड से जो नदियां मिल रही हैं वो सब क्या है, वो दाहिने तट की नदियां हैं, राइट साइड की नदियां हैं। तो राइट साइड की नदियों के नाम यहाँ पर आपने देख लिए हैं, श्योक, गिलगित, हुंजा, ये सब जो है दाहिने तट की नदियां हैं। वहीं इसके बाएं तट की नदियों की बात करें, बाएं तट यानी ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, इस तट की बात करें तो बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियों में सुरु, द्रास, जास्कर और पंचनद शामिल हैं। पंचनद का मतलब 5 नदियों का जो सम्मिलित जल है उसको पंचनद बोला जाता है। यह नदी जो है अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां पर दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। देखिए अटक क्षेत्र है पाकिस्तान में, वहां पर ये पहाड़ियों से बाहर निकलती है और वहीं पर दाहिने तट पर यहाँ पर काबुल नदी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं काबुल नदी है, काबुल नदी यहाँ पर आकर इससे मिल रही है। अटक के निकट यहाँ पे बाहर निकल रही है और यहीं पर काबुल नदी आकर इससे मिल रही है। काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, बिबुआ और संगर ये नदियां जो है सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं। यानी जो सुलेमान और किरसर पहाड़ियां आपने पढ़ी हैं हिस्ट्री में, हमने क्लास 6 में आपको पढ़ाया था, उत्तर पश्चिमी भाग में सुलेमान और किरसर पहाड़ियां हैं, तो यहाँ पर सुलेमान श्रेणी है। तो ये जो नदियां आप देख रहे हैं काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, बिबुआ, संगर, ये सभी नदियां जो हैं दाहिने तट की नदियां हैं, सिंधु की दाहिने तट की नदियां, और ये सभी नदियां कहाँ से निकलती हैं, सुलेमान श्रेणी से निकलती हैं। यह नदी जो है दक्षिण की ओर बहती है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये नदी जो है दक्षिण की ओर बहती है, इस तरह से बह रही है। तो दक्षिण की ओर बहती हुई पाकिस्तान में मीथनकोट के निकट पंचनद में, जैसा कि हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसमें 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलुज। देखिए आपको इन्हें इसी क्रम में याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलुज का जो क्रम है ये उत्तर से दक्षिण में लिखा हुआ है, उत्तर से लेकर दक्षिण में लिखा हुआ है। मैं दिखा दे रहा हूँ मैप में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे उत्तरी नदी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं झेलम है, झेलम के बाद फिर आपकी चिनाब है, चिनाब के बाद फिर आपकी राबी है, फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ब्यास है, फिर आपकी सतलज है। तो ये क्रम इसी क्रम में आपको याद करना है, ये आपको क्रम भूलना नहीं है। ये क्रम जो उत्तर से दक्षिण में क्रम है, यानी सबसे ऊपर भी जो नदी है वो झेलम है, उसके बाद फिर दक्षिण में चेनाब है, फिर दक्षिण में राबी है, फिर ब्यास है, फिर सतलुज है। इसी क्रम में आपको याद करना है, आप रैंडमली याद नहीं कर सकते हैं, उत्तर से दक्षिण क्रम में ही आपको याद करना है, मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो है मीथनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है, और ये नदियां जो है सिंधु में अलग अलग रूप में नहीं बल्कि एक नदी रूप में मिलती हैं। यानी जो पंचनद हैं ये वास्तव में आगे चल के आपस में मिलती जाती हैं। तो एंड में क्या है, इनकी एक सम्मिलित धारा जो है मीथनकोट के निकट यहाँ पे इसमें सिंधु नदी में मिलती है। अंत में सिंधु नदी जो है कराची के पूर्व में अरब सागर में अपना जल गिराती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कराची के पूर्व में अरब सागर में अपना जल गिरा रही है। भारत की बात करें तो भारत में सिंधु जो है केवल लद्दाख संघराज क्षेत्र में प्रवाहित होती है। जो लद्दाख वाला रीजन है केवल उसी रीजन में आपके यहाँ सिंधु नदी प्रवाहित होती है, और सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह अवस्थित है। सिंधु नदी जल समझौता जो है 1960 में हुआ था, जिसके अनुसार भारत इसकी विसर्जन क्षमता का केवल 20% भाग ही उपयोग कर सकता है और बाद बाकी 80% जल जो है इसका पाकिस्तान यूज करता है। तो ये जो है सिंधु नदी जल समझौता है जो कि 1960 में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर सिंधु और इसकी जो सहायक पंचनद नदियां हैं, 5 नदियां, उनके बारे में बताया गया है। झेलम के बारे में बताया गया है। झेलम जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी जो है बाएं तट की एक सहायक नदी है, और यहाँ पर जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में याद करना है। तो झेलम अगर आप देखेंगे सबसे उत्तरी नदी है यहाँ पर। तो झेलम का जो प्राचीन काल में नाम था, जो आपके वेद हैं, वेदों में इसका नाम बितस्ता लिखा हुआ है, तो इसे जो है बितस्ता नाम से भी जाना जाता है। और इसका उद्गम जो है कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंचाल गिरिपाद में बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। यानी इसका जो उद्गम है, जो पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल रेंज के गिरिपाद में बेरीनाग जगह का नाम है, तो बेरीनाग के निकट एक शेषनाग झील है, वहां से इसका उद्गम होता है। यह नदी जो है श्रीनगर और बूलर झील से बहते हुए पाकिस्तान में झांग के निकट चेनाब नदी से मिलती है। यानी झांग के निकट पाकिस्तान में जो झांग वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन देख रहे हैं, तो झांग के निकट ये नदी जो है चेनाब नदी से आके मिल जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी जो है गहरी घाटी का निर्माण करती है, जिसे बांस मंगल के नाम से जाना जाता है। यानी पाकिस्तान में जब प्रवेश करती है उससे पहले एक गहरी घाटी बनाती है, उस गहरी घाटी को बांस मंगल कहा जाता है। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने से पहले झेलम नदी पर मंगला डैम का निर्माण किया गया है। देखिए पाकिस्तान में यहाँ पर मंगला डैम का निर्माण किया गया झेलम से मिलने से पहले। जो झेलम नदी है चेनाब से मिलने से पहले झेलम नदी पर मंगला डैम बनाया गया है।
जम्मू कश्मीर में यह नदी जो है मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक भारत पाकिस्तान सीमा रेखा से होकर बहती है। देखिए ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है। झेलम नदी जो है मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, ये जो नदी है ये नदी बह रही है, ये झेलम नदी है, तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से होते हुए बहती है। जम्मू कश्मीर राज्य में इस नदी पर तुलबुल और उरी परियोजनाएं कार्यशील हैं, यानी कि तुलबुल और उरी परियोजनाएं इस नदी पर चल रही हैं। इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि तुलबुल और उरी परियोजनाएं किस नदी पर संचालित हैं। ये झेलम नदी पर संचालित हैं। झेलम के बाद फिर इसके बाद आ जाती है चेनाब नदी। देखिए ये जो नदी आप देख रहे हैं, हाईलाइट में कर दे रहा हूँ, ये नदी आप देख रहे हैं, ये चेनाब नदी है, ये चेनाब नदी है। देखिए चेनाब का प्राचीन नाम जो है अस्कनी है, यानी वेदों में इसका नाम अस्कनी लिखा हुआ है, इसे अस्कनी नाम से भी जाना जाता है। और चेनाब नदी जो है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में इसकी लंबाई जो है 1180 किलोमीटर है। इसका उद्गम बताया गया है, यह बारालाचाला दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक सरिताओं के हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में मिलने से बनती है। यानी वास्तव में चेनाब नदी की दो धाराएं निकलती हैं, दो अलग अलग सरिताएं निकलती हैं चंद्र और भागा नाम से। तो ये हिमाचल प्रदेश के केलांग रीजन में तांडी में ये दोनों सरिताएं मिल जाती हैं। तो वहाँ से सम्मिलित इनकी जो जलधारा होती है वो जलधारा आगे बढ़ती है, जो कि बाद में चेनाब के नाम से जानी जाती है। हालांकि हिमाचल प्रदेश रीजन में इन दोनों धाराओं को जब जल मिलता है तो इसे चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बताया गया कि इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, लेकिन आगे जब ये बढ़ती है तो आगे इसका नाम चेनाब हो जाता है। देखिए चेनाब नदी पर सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती और रतले आदि प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि ये परियोजनाएं कौन सी नदी पर स्थापित की गई हैं। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, रतले, ये सभी परियोजनाएं जो हैं ये चेनाब नदी पर स्थापित की गई हैं। पंचनद की तीसरी नदी रावी नदी है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपकी रावी नदी है, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी है। इसे वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता था। और यह जो नदी है हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और हिमाचल राज्य की चंबा घाटी से ये बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने और सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले, देखिए सराय सिंधु के निकट ये चेनाब नदी में मिलती है, तो पाकिस्तान में प्रवेश करने और सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी जो है पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग में और धौलाधार के बीच के प्रदेश में प्रवाहित होती है। यानी कि जो पीर पंजाल का दक्षिण पूर्वी भाग है, ये वाला जो हिस्सा है पीर पंजाल का, और जो धौलाधार का ये वाला हिस्सा है, इनके बीच में ये प्रवाहित होती है। रावी नदी पर निर्मित परियोजनाओं में चमेरा और थीन है। देखिए थीन परियोजना का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, थीन परियोजना का नाम रड्डी सागर बांध परियोजना रख दिया गया है, जबकि शाहपुर कंडी परियोजना जो है इस पर प्रस्तावित है। अब चौथी नदी है पंचनद की ब्यास नदी। देखिए ब्यास नदी को प्राचीन काल में, वैदिक काल में बिपाशा के नाम से भी जाना जाता था। तो ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपकी ब्यास नदी है और ये रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से नदी निकलती है। यह नदी जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधार श्रेणी में काती और लारगी में एक बड़ा महाखड्ड का निर्माण करती है। यह पंजाब के होशियारपुर जिले में स्थित तलवाड़ा नामक स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर मैदानी भाग में प्रवेश कर रही है? पंजाब के होशियारपुर जिले में तलवाड़ा नामक स्थान पर ये मैदानी भाग में एंट्री करती है और यह हरके नामक स्थान पर सतलुज से मिलती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हरके नामक स्थान, ये हरके नामक स्थान भारत में ही, पंजाब में ही पड़ता है। इस स्थान पर ये सतलुज नदी से आकर मिल जाती है और इनके मिलने वाले स्थान पर ही यहाँ पर हरके बैराज का निर्माण किया गया है। देखिए पंचनद की यही एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पाकिस्तान में नहीं जाती है और ये फैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि पंचनद की कौन सी नदी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। ब्यास नदी जो है पाकिस्तान में नहीं जाती है क्योंकि ये भारत में ही हरके स्थान पर सतलुज नदी से मिल जाती है। हरके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है, इसका उद्भव होता है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में जल की सप्लाई करती है। ब्यास नदी का संपूर्ण प्रवाह जो है भारत में ही होता है, यहाँ पे लिखा भी है, इसका संपूर्ण प्रवाह जो भारत में ही है, ये पाकिस्तान में नदी नहीं जाती है। पंचनद की पांचवी नदी है सतलुज नदी। देखिए सतलुज को वैदिक युग में शताद्रु या फिर सुतुद्री के नाम से भी जाना जाता था। यह जो है तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षसाल झील से निकलती है, जहाँ पर इसे लॉगछेन खंभाब के नाम से जाना जाता है। देखिए ये आप देख पा रहे हैं ये आपकी सतलुज नदी है। देखिए सतलुज नदी जो है एक पूर्ववर्ती नदी है। अब पूर्ववर्ती का आशय क्या है? पूर्ववर्ती का आशय ये है कि ये जो नदी है ये हिमालय की उत्पत्ति से भी पहले की नदी है। पूर्ववर्ती का आशय ये होता है,
जब मैं आपको नोट्स दूंगा तो नोट्स के नीचे नोट में लिख दूंगा कि पूर्ववर्ती नदी का मतलब होता है ऐसी नदियां जो कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले बह रही थी, उन नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। तो भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है और सिपकीला दर्रा से भारत में एंट्री करती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किस दर्रा से एंट्री करती है, ये सिपकीला दर्रा से भारत में एंट्री करती है। भाखड़ा नागल परियोजना, हरके बैराज और इंदिरा गांधी नहर से संबंधित होने की वजह से यह भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हरके नामक स्थान पर इससे ब्यास नदी इसमें आकर मिल जाती है। वहीं पर भाखड़ा नागल परियोजना, हरके बैराज और वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। सतलुज नदी जो है फिरोजपुर से लेकर फाजिल्का यानी पंजाब के बीच में भारत पाकिस्तान की सीमा से होते हुए बहती है। यानी ये फाजिल्का से लेकर नहीं फिरोजपुर से लेकर फाजिल्का के बीच में जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है उससे होते हुए बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर है, जिसमें से यह भारतीय क्षेत्र में 1050 किलोमीटर बहती है। हिमालय का दूसरा नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। देखिए, गंगा नदी जो है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है और यहाँ पर यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये गंगोत्री हिमनद है। यहाँ से जो है इसकी जो मुख्य धारा है भागीरथी, यहाँ से निकलती है और भागीरथी देवप्रयाग में जब पहुँचती है तो देवप्रयाग में इसका जो है अलकनंदा नदी से संगम होता है। तो तब इन दोनों की जो संयुक्त धारा होती है ये गंगा कहलाती है। यानी देवप्रयाग में भागीरथी जो है अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद ये गंगा कहलाती है। यहाँ पर अलकनंदा नदी के बारे में बताया गया है कि अलकनंदा नदी जो है इसका स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद है। अलकनंदा जो है धौली और विष्णुगंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो कि जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। यानी सतोपथ हिमनद से अलकनंदा नदी की मुख्य धारा विष्णुगंगा निकलती है और यहाँ पर विष्णुप्रयाग में इससे जो है धौलीगंगा आकर मिल जाती है। तब इन दोनों धाराओं का संयुक्त जल अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो इसमें पिंडार नदी आकर मिलती है। पिंडार नदी इससे जो है कर्णप्रयाग में आकर मिलती है और आगे बढ़ने पर इसमें जो है मंदाकिनी नदी आके मिलती है। मंदाकिनी नदी इसमें जो है रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कर्णप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में या देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से कौन सी नदी का संगम होता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाके में हरिद्वार में प्रवेश करती है। ये हरिद्वार में गंगा नदी जो है मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। हरिद्वार में आने के बाद गंगा जो है पूर्व की ओर बहती है और पूर्व की ओर बहते हुए ये पश्चिम बंगाल तक जाती है। ये पश्चिम बंगाल तक जाती है और पश्चिम बंगाल के फरक्का में गंगा जो है दो धाराओं में डिवाइड हो जाती है। इसकी एक धारा जो है हुगली के नाम से और दूसरी धारा जो है भागीरथी के नाम से। तो हुगली वाली जो धारा है पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। दूसरी धारा जो है भागीरथी के रूप में प्रवाहित होती है और ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जो प्रवेश कर जाती है तो वहाँ पर इसका जो है ब्रह्मपुत्र नदी से संगम होता है। उसके बाद इन दोनों की संयुक्त धारा होती है वो पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा में आगे चलकर मेघना नदी आके मिलती है, तो मेघना के मिलने पर इसका नाम मेघना हो जाता है। तो अंततः मेघना के नाम से बहती हुई सागर द्वीप के निकट यह नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। देखिए, गंगा नदी पर ही गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण हुआ है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। देखिए, गंगा नदी की जो कुल लंबाई है ये 2525 किलोमीटर है। यहाँ पर इसकी राज्यवार लंबाई भी दी गई है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है, यूपी में 1450 किलोमीटर है, बिहार में 445 किलोमीटर है और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर है। इन सबसे ज़्यादा गंगा नदी की जो लंबाई है वो यूपी में है। गंगा नदी जो है ये 5 राज्यों से होकर बहती है। यहाँ पे 5 राज्यों के नाम दिए गए हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल से होकर ये बहती है। देखिए, झारखंड राज्य से केवल ये सीमा टच करते हुए निकलती है। झारखंड राज्य में इसका बहुत लंबा क्षेत्र नहीं है, बहुत कम क्षेत्र में ही बहती है। केवल सीमा टच करके यहाँ से निकलती है, झारखंड से निकलती है। गंगा नदी जो है भारत का सबसे बड़ा अववाह तंत्र है, जिसमें उत्तर में हिमालय से निकलने वाली जो 12 महासी नदियाँ हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा इसमें दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली जो अनित्य भाई या वर्षा पर डिपेंड रहने वाली नदियाँ ये भी इसमें शामिल हैं। गंगा नदी के बारे में कुछ और फैक्ट दिए गए हैं। देखिए, गंगा नदी को सन 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 नेशनल वाटरवे संख्या 1 हल्दिया से लेकर प्रयागराज ये भी गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा नदी की अगर हम बात करें तो गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो है बिजनौर जिले में एंट्री करती है और बलिया जिले से उत्तर प्रदेश से ये बाहर निकलती है। गंगा में दाएं तट से आकर मिलने वाली सहायक नदियां यमुना, सोन, टोंस, कर्मनासा हैं। अब देखिए, मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं कि गंगा नदी का बायां और दायां कौन सा होगा। देखिए, गंगा नदी यहां से निकल रही है
आप जैसा देख पा रहे हैं इस साइड से यहाँ से निकल रही है, गंगा नदी निकल रही है ना। तो इस साइड से जब गंगा नदी निकलेगी तो यही तो दिशा है गंगा की, इस तरह ऐसी दिशा है। तो इसका बायां कौन सा होगा? इसका बायां होगा ये वाला, यानी ये ऊपर वाली साइड वाली, ये वाली साइड लेफ्ट वाली साइड होगी, और ये वाली साइड कौन सी होगी? राइट वाली साइड होगी। तो गंगा के दाएं तट की नदियों की बात कर रहे हैं, राइट साइड वाली, इस साइड वाली नदियों की बात कर रहे हैं। तो दाएं तट से आके मिलने वाली नदियों में यमुना है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी, सबसे लंबी सहायक नदी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यमुना है, सोन, टोंस, कर्मनासा, इसके दाएं तट से आके मिलने वाली सहायक नदियां हैं। गंगा में बाएं तट से आके मिलने वाली सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। देखिए महानंदा जो है बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सबसे अंतिम नदी है। इसके अलावा गंगा के बारे में कुछ चीजें और बताई गई हैं। देखिए केंद्र सरकार ने सन 2014 में नमामि गंगे परियोजना स्टार्ट की थी। तो नमामि गंगे परियोजना इस उद्देश्य से स्टार्ट की गई थी ताकि गंगा का संरक्षण किया जा सके। तो इसमें जो है राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य हैं। एक तो प्रदूषण के प्रभाव को कम करना है, और इसके अलावा गंगा नदी का संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करना है। नमामि गंगे जो कार्यक्रम है, इसके मुख्य स्तंभों में सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था की गई है, नदी किनारे का विकास, नदी सतह की सफाई, औद्योगिक अपशिष्ट की निगरानी, गंगा ग्राम, ये सब इसमें शामिल हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं कि गंगा नदी तंत्र की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यमुना की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये यमुना नदी है जो कि इससे प्रयागराज में जाकर मिलती है। तो यमुना नदी जो है गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका जो उद्गम है यमुनोत्री हिमनद से होता है, यानी इसका उद्गम जो है यमुनोत्री हिमनद के हिमालय में एक बंदरपुच्छ श्रेणी है, उसके पश्चिमी ढाल से ये निकलती है। और प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद या प्रयागराज में इसका गंगा से संगम होता है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसके दाहिने तट पर मिलती हैं। यानी चंबल, सिंध, बेतवा और केन जो हैं इसके दाहिने तट की मुख्य सहायक नदियां हैं, जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा ये सब इसकी बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां हैं। यहां पर चंबल नदी के बारे में बताया गया है। देखिए आप देख पा रहे हैं ये चंबल नदी है। तो चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है, और ये उत्तरमुखी होकर, यानी उत्तर दिशा की ओर बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर डैम बनाया गया है। कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। देखिए चंबल जो है अपनी उत्खात भूमि वाली भूआकृतियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसको चंबल रेवाइंड या चंबल खड्ड के नाम से जाना जाता है। चंबल की सहायक नदियों की बात करें तो चंबल की सहायक नदियों में बनास, काली सिंध, कुनो जो है ये सब चंबल की सहायक नदियां हैं, और चंबल जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। इसके बाद है गंडक नदी। देखिए गंडक जो है ये 2 धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। यानी गंडक नदी जो है ये 2 धाराएं हैं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा, इनके मिलने से गंडक नदी बनती है। और यह जो है नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला के बीच से निकलती है, और ये मध्य नेपाल को अप्रभावित करती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकल रही है गंडक, है ना, यानी मध्य नेपाल से निकलती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा के मैदान में प्रवेश करती है, और पटना के निकट सोनपुर में यह गंगा नदी में जाके विलीन हो जाती है। गंगा की तीसरी सहायक नदी घाघरा नदी है। देखिए घाघरा नदी का उद्गम जो है मापचा चुंगू हिमनद से होता है, और यह तिला, सेती और बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत सीसा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी या फिर काली, या फिर जिसको काली गंगा कहते हैं, इससे जो है मैदान में मिलती है, और अंत में जो घाघरा नदी है छपरा में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। शारदा के बारे में बात की गई है। देखिए शारदा या फिर इसको सरयू नदी भी कहा जाता है। देखिए ये एनसीईआरटी में किताब में दिया हुआ है, शारदा को सरयू नदी भी कहते हैं। तो शारदा या सरयू नदी, इसका उद्गम जो है नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। और जो आपकी शारदा या सरयू नदी है ये भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहां इसे काली या चैक कहा जाता है, यानी जब ये भारत नेपाल सीमा पर बहती है वहां पर इसे काली या फिर चैक कहा जाता है। तो काली या चैक कहा जाता है, तो घाघरा नदी में बाद में जाकर ये मिल जाती है। अगली नदी जो है कोसी नदी है, और कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती का मतलब हिमालय की उत्पत्ति से पहले की नदी है, जिसका स्रोत जो है तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है, और नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सुन कोसी और पूर्व से तमुर कोसी आकर मिलती है। अरुण नदी से मिलकर यह सप्त कोसी का निर्माण करती है। अगली नदी है रामगंगा नदी।
देखिए, रामगंगा नदी का उद्गम गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से होता है। शिवालिक को पार करने के बाद यह उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट यह गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली पहली सहायक नदी है। ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, कन्नौज के निकट गंगा में यह बाएं तरफ से मिलने वाली पहली सहायक नदी है। दामोदर नदी, देखिए दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में जाके गिरती है। बराकर जो है इसकी मुख्य सहायक नदी है। अन्य सहायक नदियों में बोकारो, कोनार और जमुनिया शामिल हैं। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि दामोदर नदी की वजह से बंगाल वाले रीजन में भयंकर बाढ़ आती थी, इसी वजह से इसको बंगाल का शोक कहा जाता था। लेकिन बाद में इसमें दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की गई, तो ऐसे करके बंगाल में आने वाली बाढ़ को नियंत्रित कर लिया गया है। अगली नदी है आपकी महानंदा नदी। देखिए, महानंदा नदी जो है ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो अगली नदी है आपकी जो है महानंदा नदी है, यहाँ पर नहीं दिखाई गई है। ये इस रीजन से, दार्जिलिंग वाली जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ इस रीजन से ये नदी निकलती है और यह नदी जो है पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। अब है सोन नदी। देखिए, जैसा कि देख पा रहे हैं सोन नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। तो सोन नदी जो है अमरकंटक के पठार से निकलती है और पठार के उत्तरी किनारों पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई यह नदी जो है पटना के पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया गया है। देखिए, सोन नदी जो है गंगा में दक्षिण की ओर से आकर दाहिने किनारे पर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। कई बार ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा में दक्षिण से आकर मिलती है, तो सोन नदी जो है गंगा में दक्षिण की ओर से आकर दाहिने किनारे पर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। हिमालय नदी तंत्र की तीसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है हिमालय के उत्तर में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के पास चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो उद्गम इसका है चेमायुंगदुंग ग्लेशियर, यहाँ से इसका उद्गम होता है और यहाँ से निकलने के पश्चात ये पूर्व दिशा में सांगपो के नाम से बहती है। यानी तिब्बत में इसका नाम जो है सांगपो है, तो पूर्व दिशा में ये सांगपो के नाम से बहती है। तिब्बत में रांगो सांगपो जो है इसके दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है। तिब्बत में जो है रांगो सांगपो इसको जो है दाहिने तट से आकर इसमें मिलती है। इसके बाद नमचा बरवा के निकट, देखिए नमचा बरवा जो एक पर्वत शिखर है इसके निकट, ये यहाँ पर एक यूटर्न लेती है और यूटर्न लेते हुए मध्य हिमालय को काटती हुई यंग्याप दर्रे के द्वारा दक्षिण दिशा में मुड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश रीजन में प्रवेश करती है, जहाँ पर इसको सिसंग या फिर सियांग या फिर दिसंग या फिर दिहांग के नाम से इसको जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे में पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। ये सदिया कस्बा है, वहाँ से पश्चिम में यह नदी जो है भारत में इस करके प्रवेश करती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए, देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा है इसकी बहने की, जैसे आप देख पा दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग या सिकांग और लोहित मिलती हैं। इसके बाद ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। देखिए, अब यहाँ भी ध्यान रखिए, जैसे नदी इस साइड से ऐसे बह के आ रही है तो इसका राइट साइड ये वाली होगी और लेफ्ट साइड इसकी ये वाली होगी। जैसे आप अपना मुंह करके खड़े हो जाएं तो आपका सीधा हाथ कहाँ होगा, सीधा हाथ इस साइड में होगा और आपका जो बायां हाथ होगा इस साइड में होगा। तो नदी की दिशा ऐसी है, इस तरह से नदी बह रही है, तो लेफ्ट इसकी ये वाली साइड होगी और राइट इसकी ये वाली साइड होगी। तो जब ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए आगे बढ़ती है तो इसके बाएं तट पर दिबांग या सिकांग और लोहित नदियाँ आकर मिलती हैं। उसके बाद ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इसके जो है बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियों में बूढ़ी दिहिंग, धनसरी, लोहित, कोपिली, मेघना, बराक और कालांग जो है इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं। जबकि दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमो, तीस्ता और संकोस हैं। देखिए, सुबनसिरी नदी का जो उद्गम है ये तिब्बत में होता है और सुबनसिरी नदी भी एक पूर्ववर्ती नदी यानी हिमालय की उत्पत्ति से पहले की नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है दुबरी के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी जो है इसके दाहिने किनारे पर आकर मिलती है। इसके बाद ये जमुना कहलाती है, यानी जब इससे तीस्ता का संगम हो जाता है उसके बाद ये नदी जमुना कहलाती है। अंत में यह नदी जो है पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। देखिए, अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के 3 नाम हो गए। 3 नाम आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला जो इसका नाम है वो क्या नाम है, सांगपो है। तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। फिर इसका नाम जब ये एंट्री कर रही है, एंट्री करने के बाद जब इसका जो नाम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एंट्री जब कर रही है तो इसका एंट्री करने के समय इसका नाम सिसंग या फिर दिसंग नाम है। आगे जाके इसका नाम क्या हो जा रहा है, ब्रह्मपुत्र हो जा रहा है। और जब ये बांग्लादेश में एंट्री कर जा रही है तब इसका नाम
जमुना हो जा रहा है। तो इसके कुल मिलाकर 4 नाम हैं और 4 के चारों नाम आपको याद रखने हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपने बाढ़ मार्ग परिवर्तन, तटीय प्रबंधन के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है, अववाह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ की जो अधिकतर सहायक नदियाँ हैं वो भी बड़ी हैं और इनमें जो जलग्रहण है वो भी अधिक होता है। यहाँ पर वर्षा भी अच्छी खासी होती है, तो वर्षा अच्छी खासी होने की वजह से यहाँ की नदियाँ जो है अत्यधिक अवसादों का वहन करती हैं। इसी वजह से इस क्षेत्र में अधिकांश समय में बाढ़ आती रहती है। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो कि सदिया से लेकर दुबरी तक है, इसको ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया है और ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। देखिए, माजुली द्वीप से संबंधित प्रश्न पीसीएस परीक्षा में पूछे जाते हैं कि माजुली द्वीप कौन सी नदी पर स्थित है। माजुली नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि असम में पड़ता है। इसके बाद है आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। जैसा कि हम लोग पहले से पढ़कर आए हैं कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जो है हिमालयी अपवाह तंत्र की तुलना में पुराना है और ये तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा और उथला होने से प्रमाणित है, क्योंकि यहाँ की नदियाँ जो है बहुत प्रौढ़ावस्था में और अपनी अंतिम अवस्था में पहुँच गई हैं। तो इस वजह से इनकी घाटियाँ चौड़ी हैं और ये उथली हैं, यानी अब ये और ज़्यादा अपनी घाटियों को गहरा नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, तो पश्चिमी घाट जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों में यहाँ पर 2 प्रकार की नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी, एक तो अरब सागर में गिरने वाली और दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तो इन दोनों के बीच में जो आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो है ये जल विभाजक का कार्य करती है। नर्मदा और तापी को छोड़ दें तो नर्मदा और तापी को छोड़कर यहाँ की अधिकतर जो नदियाँ हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। यहाँ पर अधिकांश नदियों का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। प्रायद्वीपीय भाग के उत्तर भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन नदियां शामिल हैं, जो कि गंगा नदी तंत्र का पार्ट हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता क्या है। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता ये है कि ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, ये विसर्प नहीं बनाती हैं और ये बारहमासी नहीं है। सुनिश्चित का मतलब ये है कि क्योंकि ये अंतिम अवस्था में है, अंतिम अवस्था में होने की वजह से इनमें उतना ज़्यादा वेग नहीं है, अपनी घाटियों को ऑलरेडी चौड़ा कर चुकी हैं, उथली भी हैं, तो ये और ज़्यादा कटान नहीं करती हैं, तो सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं। इसके अलावा विसर्प ना बनाने का रीजन क्या है, क्योंकि इनका जो वेग है स्टार्ट टू एंड एक जैसा ही रहता है, इसलिए विसर्प नहीं बनाती हैं। बारहमासी ना होने का रीजन ये है कि यहाँ पर कोई यहाँ की जो नदियाँ हैं वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों से नहीं निकलती हैं। यहाँ की नदियाँ, अधिकांश नदियाँ जो है वर्षा पर निर्भर हैं, इसी वजह से यहाँ की नदियाँ बारहमासी नहीं हैं। भ्रंश घाटी में बहने वाली नर्मदा और तापी नदियाँ अपवाद हैं, यानी भ्रंश घाटी में जो नर्मदा और तापी नदियाँ बहती हैं जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, यही नदियाँ 2 अपवाद हैं जिनमें कि पूरे साल पानी बना रहता है। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नर्मदा और तापी नदियों को छोड़कर सभी नदियों के ढाल मंद हैं, यानी इन दोनों के ढाल जो है काफ़ी तीव्र हैं और इनमें पानी की मात्रा भी पूरे वर्ष रहती है। यहाँ पर भी बताया गया अरब सागर की नदियाँ कौन कौन सी हैं। अरब सागर यानी इस साइड में गिरने वाली नदियों में नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुआरी, ये अरब सागर की नदियाँ हैं। बंगाल की खाड़ी की नदियों की बात करें तो स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। अब देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास कैसे हुआ है। तो देखिए, प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भिक घटनाएं हुई हैं जिन्होंने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया है। तो 3 जो प्रमुख भूगर्भिक घटनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान, यानी जो आरंभिक टर्शियरी काल है, इसके दौरान प्रायद्वीपीय खंड का जो पश्चिमी पार्श्व है इसका अवतलन या धसाव हो जाता है। यानी जो आरंभिक टर्शियरी काल था, इसके दौरान जो प्रायद्वीप का पश्चिमी वाला हिस्सा था इसका धसाव हो जाता है। धसाव होने से क्या होता है, ये जो है समुद्र तल के नीचे चला जाता है। इससे यहाँ की जो मूल जल संभर योजना थी उन दोनों ओर नदी की जो सम्मिलित योजना में गड़बड़ी आ जाती है। यानी पहले क्या था, टर्शियरी काल से पहले यहाँ की जो भी नदियाँ जो कि अरब सागर में गिरती हों या बंगाल की खाड़ी में गिरती हों, दोनों में समरूपता थी, दोनों ओर की नदियाँ जो थी डेल्टा इत्यादि बनाती थी। लेकिन जब से जो इसका पश्चिमी वाला भाग इसका अवतलन हो गया, धसाव हो गया, तब से क्या हो गया, यहाँ की जो सम्मिलित योजना थी, नदी योजना थी, उसमें गड़बड़ी आ गई। सेकंड यहाँ पर रीजन दिया गया है, हिमालय में होने वाले प्रोत्थान की वजह से जो प्रायद्वीपीय खंड है इसके उत्तरी भाग का अवतलन हुआ। जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी, हिमालय का प्रोत्थान हो रहा था, उस समय प्रायद्वीपीय खंड का जो उत्तरी भाग है, ये वाला हिस्सा जो है इसका अवतलन हुआ, धसाव हुआ है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, इस रीजन में भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर नर्मदा और तापी जो है इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही हैं और अपरद पदार्थ से मूल दरारों को भर रही हैं। क्योंकि यहाँ पे भ्रंश घाटियाँ बनी हुई हैं, इसलिए नर्मदा और तापी की नदियों में जो भी अवसाद होते हैं उन अवसादों से ये दरारों को भर रही हैं। इसीलिए ये नदियाँ जो हैं, इसीलिए नदियों में जलोढ़ और डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है, क्योंकि ये अपने आसपास की जो दरारें हैं उन दरारों को भी भरने में
अपने अवसादों का निक्षेपण कर रही हैं, इसलिए ये नदियां जो हैं कोई डेल्टा वगैरह नहीं बनाती हैं। तीसरा यहाँ पे रीजन दिया गया है कि इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड जो है उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। यानी यहाँ पर जो दिशा थी, ये यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये वाला हिस्सा जो है ये उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है, यानी ये जो हिस्सा है उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है, और ये वाला जो आपका हिस्सा है ये दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा है। तो इसी काल में प्रायद्वीपीय जो खंड है ये उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या होता है, इसका जो अपभा था ये बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया है। तो इसी वजह से आप लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकांश नदियां हैं वो पश्चिम से निकलती हैं और पूर्व में गंगा की खाड़ी, जो आपकी बंगाल की खाड़ी है, उसमें अपना जल गिराती हैं। तो हम लोग देख लेते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की। पूर्व का मतलब इस साइड में जो नदियां बहती हैं उनकी बात करते हैं। तो महानदी की बात की गई है। देखिए महानदी आप देख पा रहे हैं, ये आपकी महानदी है। देखिए महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा की पहाड़ी के निकट निकलती है और ओडिशा से बहती हुई ये पारादीप के आसपास अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। इस नदी की लंबाई जो है 851 किलोमीटर है। इसका जलग्रहण क्षेत्र जो है लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसके निचले मार्ग में ही नौ संचालन संभव है, यानी इसका जो निचला मार्ग है उसी में नाव चलाई जा सकती है। इस नदी द्रोणी का जो अभवा द्रोणी है इसका 53% भाग जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आता है और लगभग 47% भाग जो है उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। यानी इसका मतलब यह है कि इसकी जो अभवा द्रोणी है 3 राज्यों में पड़ती है, MP, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। हीराकुंड, टिकरपारा, तो ये दोनों बांध जो है इसी नदी पर बनाए गए हैं। शिवनाथ, मांड, हसदेव और ईब जो है इसके बाएं तट से आकर मिलने वाली सहायक नदियां हैं। जोंक, ओंग और तेल जो है दाएं तट से आकर मिलने वाली इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। सेकंड नदी है महानदी के बाद गोदावरी नदी। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये गोदावरी नदी है। तो गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अपने बड़े आकार और विस्तार की वजह से इसे जो है दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए काफी बार बच्चे कावेरी और गोदावरी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कावेरी को भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी को दक्षिण की गंगा जो है धार्मिक कारणों से कहा जाता है, जबकि गोदावरी को दक्षिण की गंगा जो है इसके आकार और विस्तार की वजह से कहा जाता है। तो आपको यह कंफ्यूजन अपने माइंड में क्लियर करके चलना है कि गोदावरी को दक्षिण की गंगा जो है अपने आकार और विस्तार की वजह से कहा जाता है और कावेरी को दक्षिण की गंगा जो है अपने धार्मिक कारणों की वजह से कहा जाता है। गोदावरी नदी के उद्गम की बात की गई है। देखिए यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इस नदी की जो कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इसका जलग्रहण क्षेत्र जो है लगभग 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी द्रोणी जो है अभवा द्रोणी, उसका अधिकांश हिस्सा महाराष्ट्र में पड़ता है। ये महाराष्ट्र में इसकी नदी द्रोणी का लगभग 49% भाग आता है। इसके बाद फिर MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में भी इसकी अभवा द्रोणी है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं इनमें पूड़ा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, कदम, सबरी, सिंधुकाना, मनेर और प्रवर इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। गोदावरी जो है नासिक में सोमेश्वर जलप्रपात की रचना करती है। इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती हैं। इसके डेल्टाई भाग में ही केवल नौ संचालन संभव है। राजामुंदरी के बाद यह नदी जो है कई धाराओं में विभक्त होकर एक बड़ा डेल्टा बनाती है। देखिए राजामुंदरी आप देख पा रहे हैं, राजामुंदरी के बाद ये नदी जो कई अपनी वितरकाओं में डिवाइड हो जाती है, कई धाराओं में डिवाइड हो जाती है और फिर ये एक बड़ा डेल्टा निर्मित करती है। अगली नदी आपकी जो है यह है कृष्णा नदी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपकी कृष्णा नदी है। देखिए कृष्णा नदी जो है यह पूर्व दिशा में बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है, जो कि सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इस नदी की जो कुल लंबाई है 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा, देखिए तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोयना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, मूसी और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% भाग जो है महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में, 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। कृष्णा नदी जो है गोदावरी नदी के साथ मिलकर भारत का दूसरा बड़ा डेल्टा निर्मित करती है। यानी कृष्णा नदी गोदावरी नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश राज्य में भारत का दूसरा बड़ा डेल्टा निर्मित करती है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर है। कृष्णा नदी जल विवाद जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है।
कृष्णा के बाद चौथी नदी है आपकी कावेरी नदी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपकी कावेरी नदी है। देखिए कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कोगाडू जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है और यह 81,155 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को अववाहित करती है। अपने धार्मिक महत्व की वजह से इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो अब मेरा मानना यह है कि आपके मन में गोदावरी को लेकर, कावेरी को लेकर जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। यहाँ पर कावेरी जो है धार्मिक महत्व की वजह से दक्षिण की गंगा कही जाती है। देखिए जो कावेरी नदी है ये प्रायद्वीपीय नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें कि वर्ष भर पानी रहता है, यानी वर्ष भर ये बहती है, क्योंकि इसे जो है इसके ऊपरी जलखंड क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से यानी गर्मी की ऋतु में जो वर्षा होती है उससे पानी मिलता है। और इसका जो निचला वाला क्षेत्र है यहाँ पर इसको लौटते हुए मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से सर्दी में वर्षा प्राप्त होती है। इसी वजह से ये नदी जो है वर्ष भर बहती है। यह नदी जो है भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, जिसे शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। देखिए इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग जो है तमिलनाडु और पुदुचेरी में पड़ता है। हेमावती, लोकापावनी, हेरांगी, शिमसा और अर्कावती जो है ये बाएं तट से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं, जबकि लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती जो है इसके दाएं तट पर मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब देखिए सेकंड नंबर पर यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में बात की गई है, यानी वो नदियां जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपकी नर्मदा नदी। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपकी नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी के पश्चिमी हिस्से से निकलती है और यहाँ से निकलने के पश्चात यह उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य रंस घाटी में बहते हुए लगभग 1312 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करती है। उसके बाद ये अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जाकर अपना जल विसर्जित करती है। देखिए नर्मदा नदी जो है जबलपुर के निकट भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों को काटकर यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो आपसे अगर कहीं पूछा जाए कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है तो आप बता देंगे ये नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना भी इसी नदी पर पड़ती है। इसकी जो सभी सहायक नदियां हैं वो छोटी हैं और जालीदार प्रतिरूप बनाती हैं। और संग जो है नर्मदा के दाएं तट से मिलने वाली इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा तवा, बंजर और सेर यहाँ की अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई योजना नमामि देव नर्मदे यात्रा के रूप में जानी जाती है। अगली नदी है आपकी तापी नदी। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तापी नदी है और तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से मुल्ताई नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। यह नदी जो है 724 किलोमीटर लंबी नदी है और यह भी जो है भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर के खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। देखिए इसके अपभा क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में पड़ता है, 15% भाग मध्य प्रदेश में और शेष 6% भाग जो है गुजरात में पड़ता है। गिरना जो है इसके बाएं तट पर और अरुणावती जो है इसके दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। देखिए इसका बायां और दायां कौन सा होगा तो आप देख लीजिए, ये इसकी राइट साइड होगी और इसका लेफ्ट साइड ये वाली होगी। तो गिरना जो है इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदी है, जबकि अरुणावती जो है इसके दाएं तट पर मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अगली नदी है यहां पर लूनी नदी। देखिए लूनी नदी का उद्गम जो है अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है। तो अरावली के पश्चिम में लूनी जो है राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो कि ये दोनों जो धाराएं हैं ये गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं और यहाँ से यह नदी जो है अरावली की पर्वत श्रृंखला से निकलती है और ये लूनी कहलाती है। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में जा मिलती है। यानी ये नदी जो है अपने समुद्री मुहाने तक नहीं पहुंच पाती है, ये नदी जो है कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। यह नदी जो है अंतर्वाही नदी है। ऐसी नदियां जो कि समुद्री मुहाने तक नहीं पहुंच पाती हैं उन्हें अंतर्वाही नदी कहा जाता है, जो कि लवण नदी के रूप में भी जानी जाती है। यानी ये नदी जो यहाँ का पानी जो खारा है इसलिए ये नदी जो है लवण नदी के रूप में भी जानी जाती है। अब देखिए तीसरे नंबर पर यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर पहली नदी है शत्रुंजी, जिसको शत्रुंजी भी कहा जाता है। यह नदी जो है गुजरात के अमरेली जिले में डल कहावा से निकलती है। अगली नदी है भद्रा नदी। भद्रा नदी जो है गुजरात के राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। ढाढर नदी जो है पंचमहल जिला जो कि गुजरात में पड़ता है इसके घंटाल गांव से निकलती है। साबरमती नदी, देखिए साबरमती नदी का जो उद्गम है ये अरावली श्रेणी से उदयपुर के निकट होता है, राजस्थान में इसका उद्गम होता है और अहमदाबाद शहर जो है इसी के किनारे पर अवस्थित है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है
अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे पड़ता है? ये साबरमती नदी के किनारे पड़ता है और यह नदी जो है खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। माही नदी की बात करें तो माही नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अमरोक पहाड़ी की मेहर झील से होता है। यानी इसका उद्गम जो है यहाँ की जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अमरोक पहाड़ी है उसकी मेहर झील से इसका उद्गम होता है। और माही नदी पर बजाज सागर परियोजना भी स्थित है। देखिए इसके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कई बार कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि भारत की कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये नदी भी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अगली नदी है यहाँ पर बैतरणी नदी। तो बैतरणी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकलती है। सातवीं है आपकी मांडवी नदी। देखिए मांडवी नदी को कर्नाटक में महादाई नदी के भी नाम से जाना जाता है और यह जो है भारत के गोवा और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है। महादाई नदी जो है कर्नाटक के बेलगाम जिला के जम्बोती घाट से निकलती है और लगभग 81 किलोमीटर तक बहकर ये गोवा में जुवारी नदी से संगम करती है और फिर इन दोनों की संयुक्त धारा जो है अरब सागर में विलय हो जाती है। देखिए गोवा में प्रवेश करने के बाद जो महादाई नदी है इसमें कई अन्य धाराएं आकर मिलती हैं। इसके बाद गोवा में इसका नाम मंडोवी या फिर मांडवी हो जाता है। देखिए मांडवी नदी या मंडोवी नदी को गोवा की लाइफलाइन या जीवन रेखा भी कहा जाता है और गोवा की जो राजधानी जो पणजी है वो इसी नदी के किनारे पड़ती है। वज्रप्रोहा जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है और दूधसागर जलप्रपात जो कि गोवा में है, वो दोनों जलप्रपात जो हैं मांडवी नदी पर ही स्थित हैं। जुआरी नदी। देखिए जुआरी नदी जो है भारत के गोवा राज्य में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है और जुआरी नदी एक ज्वारी नदी है। इस नदी का जो उद्गम है पश्चिमी घाट में स्थित हेमद बारसम से इसका उद्गम होता है। कालिंदी नदी जिसको काली नदी भी कहा जाता है, इसका उद्गम जो है कर्नाटक के बेलगांव जिले से निकलकर ये कारवाड़ की खाड़ी में गिरती है। बेदती नदी जो है ये कर्नाटक के धारवाड़ श्रृंखला से हुबली जिले से निकलती है। शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और गरसोप्पा जलप्रपात जिसको जोग जलप्रपात भी कहा जाता है वो शरावती नदी पर ही पड़ता है। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है जो गरसोप्पा जलप्रपात है या जोग जलप्रपात है कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर पड़ता है। भरतपूजा नदी की बात करें तो देखिए भरतपूजा नदी जो है केरल की सबसे बड़ी नदी है। ये भरतपूजा नदी जो है केरल की सबसे बड़ी नदी है जो अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। इसे पोन्नानी के नाम से भी जाना जाता है और यह लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। पेरियार जो है केरल की सबसे लंबी नदी है और जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर देखें तो ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भरतपूजा केरल की सबसे लंबी नदी नहीं है बल्कि सबसे बड़ी नदी है। यानी अपने अपवाह क्षेत्र के आधार पर ये केरल की सबसे बड़ी नदी है और इसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाती है अपवाह क्षेत्र के आधार पर, जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर पेरियार नदी। जबकि लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई के मामले में केरल की पेरियार नदी जो है सबसे लंबी नदी है। ये नदी जो है अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है ये लगभग 5243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह नदी जो है भीमनाथ झील में अपना जल गिराती है। अगली नदी है आपकी पंबा नदी। देखिए पंबा नदी का जो उद्भव है केरल के इदुक्की जिले में पीरमेड पठार से इसका उद्भव होता है और यह उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करने के बाद भीमनाथ झील में जाके विलीन हो जाती है। अब चौथे नंबर पर यहाँ पर पूर्व की ओर बहने वाली कुछ छोटी नदियों के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं सुवर्णरेखा नदी की। देखिए सुवर्णरेखा नदी जो है झारखंड के रांची जिले के नगरी गांव के पास छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। खरकई, रारू, कांची और करकरी इसकी सहायक नदियां हैं। सुवर्णरेखा नदी के तट पर जमशेदपुर शहर अवस्थित है। सेकंड नदी है बैतरणी नदी। देखिए बैतरणी नदी जो है ओडिशा के क्योंझर पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इसमें बाएं ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में सलंडी और मताई हैं। ब्राह्मणी नदी जो है यह ओडिशा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ओडिशा की सबसे बड़ी नदी जो है महानदी है और महानदी के बाद सेकंड सबसे बड़ी नदी जो है ब्राह्मणी नदी है। इसे सुंदरगढ़ के राउरकेला में शंख और दक्षिण कोयल नदियों के संगम के पश्चात ब्राह्मणी नदी कहा जाता है। यानी कि जो आपकी ब्राह्मणी नदी है ये 2 धाराओं से मिलकर बनी है, शंख और दक्षिण कोयल। तो इन दोनों के संगम के पश्चात ये ब्राह्मणी नदी बनती है। ब्राह्मणी नदी को कभी कभी दक्षिण की कोयल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि निम्न में से किस नदी को दक्षिण की कोयल कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को दक्षिण की कोयल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये नदी जो है 3 राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर प्रभावित होती है। इस नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है उड़ीसा में 57%, झारखंड में 40%
और छत्तीसगढ़ में 3% है। ब्राह्मणी नदी डेल्टा के अंतर्गत भितरकंड का वन्यजीव अभयारण्य आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं, भितरकंड का वन्यजीव अभयारण्य जो है ब्राह्मणी नदी के अंतर्गत ही आता है। चौथी नदी है वंशधारा नदी। वंशधारा नदी का उद्गम जो है उड़ीसा के कालाहांडी जिले के थुआमुल रामपुर से होता है और यह नदी जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच प्रवाहित होती है। लगभग 254 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह आंध्र प्रदेश के कालापट्टनम जिले से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। पांचवी नदी है आपकी पेन्ना या फिर पेन्नार नदी। देखिए, पेन्ना या पेन्नार नदी जो है ये कर्नाटक राज्य के चिಕ್ಕबल्लापुर जिले में नंदीदुर्ग श्रेणी की चेन्ना केसर पहाड़ियों से निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई आंध्र प्रदेश की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। छठवीं नदी है आपकी पलार नदी। पलार नदी का उद्गम जो है कर्नाटक राज्य के चिಕ್ಕबल्लापुरा जो जिला है इसमें नंदी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले यह नदी जो है दक्षिण भारत के 3 राज्यों कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु से होकर प्रवाहित होती है। सातवीं नदी है आपकी वैगाई नदी। वैगाई नदी का जो उद्गम है पश्चिमी घाट श्रृंखला के पेरियार पठार की वरुषनाथ पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और यह तमिलनाडु के पंड्यानाडु क्षेत्र से होकर बहती है, गुजरती है। वैगई जो है 258 किलोमीटर लंबी नदी है और अंत में ये रामनाथपुरम जिले में पम्बन पुल के पास पाक जलडमरू मध्य में जाकर समा जाती है, यानी पाक स्टेट में जाकर अपना ये जल गिराती है। वैगई जो है दक्षिणी तमिलनाडु में स्थित प्राचीन और समृद्ध पांड्य साम्राज्य की प्रसिद्ध राजधानी मथुरा से होकर बहती थी। यानी कहने का मतलब ये कि प्राचीन जो पांड्य साम्राज्य था उसकी जो राजधानी थी मथुरा, उससे होकर वैगई नदी बहती थी और इस नदी का जो उल्लेख है वो संगम साहित्य में भी देखने को मिलता है। आगे यहाँ पर नदी भाव प्रवृत्ति के बारे में बात की गई है। देखिए, एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी भाव प्रवृत्ति या रिवर रिजिम कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक नदी में पूरे साल पानी की मात्रा एक समान नहीं रहती है, कभी पानी की मात्रा अधिक होती है तो कभी पानी की मात्रा कम होती है। तो यही जो है यही नदी भाव प्रवृत्ति कही जाती है। यहाँ पर कंपेयर भी किया गया है उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से। तो उत्तर भारत की जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं ये 12 नदियाँ हैं, क्योंकि यहाँ की नदियाँ जो है अधिकांश नदियाँ ग्लेशियर से निकलती हैं तो इन्हें पानी बर्फ़ के पिघलने से प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी मानसूनी वर्षा होती है उससे भी इन्हें पानी प्राप्त होता है। तो इसी वजह से उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वो 12 नदियाँ हैं। वहीं बात करें साउथ इंडिया की तो दक्षिण भारत की नदियाँ जो हैं वो हिमनदों से नहीं निकलती हैं। यहाँ पर नदियाँ जो है मानसून पर निर्भर हैं। तो इसी वजह से दक्षिण भारत की नदियों में आप पानी की मात्रा में कमी देखते हैं, जहाँ की नदियों में पूरे साल पानी की मात्रा में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। जल विसर्जन जो है नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है। इसे क्यूसेक्स क्यूबिक फुट प्रति सेकंड या फिर क्यूमैक्स क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। आपने देखा होगा कई बार डैम से या अन्य नदियों से पानी डाइवर्ट किया जाता है, जल अन्य नदियों में छोड़ा जाता है, तो इसे जल विसर्जन कहते हैं। तो जल विसर्जन जो है नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का माप होता है, तो इसे क्यूसेक्स में या फिर क्यूमैक्स में मापा जाता है। यहाँ पे गंगा नदी की बात की गई है कि गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जो है जनवरी से लेकर जून की अवधि के दौरान होता है और अधिकतम प्रवाह जो है अगस्त या सितंबर में प्राप्त होता है। देखिए, जून से लेकर जनवरी के बीच में, यानी जनवरी से लेकर जून के बीच में क्या होता है, जो ग्लेशियर वगैरह होते हैं वो जमे रहते हैं और मई या जून आते आते ये पिघलना स्टार्ट कर देते हैं। तो मई या जून में जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ जाता है और इसी समय जुलाई वाले रीजन में आप देखेंगे जब मानसून की वे एंट्री हो जाती है तो मानसून से भी गंगा में पानी की आपूर्ति होती है। तो इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि अगस्त या सितंबर के महीने में गंगा उफान पर होती है। आगे यहाँ पर हिमालय और प्रायद्वीपी नदियों की तुलना की गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले उद्गम स्थल के आधार पर तो हिमालयी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, ग्लेशियर से होता है। हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत से होता है। प्रायद्वीपी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, प्रायद्वीपी पठार और मध्य उच्चभूमि से उद्गम होता है। प्रवाह की प्रवृत्ति के बारे में अंतर, तो हिमालय की नदियाँ कैसी हैं, 12 नदियाँ हैं क्योंकि इन्हें जल हिमनद से और वर्षा से प्राप्त होता है, जबकि प्रायद्वीपी नदियाँ कैसी हैं, मानसून पर निर्भर नदियाँ हैं, मौसमी नदियाँ हैं। अप्रवाह के प्रकार का मतलब कैसा इनका प्रवाह है, पूर्ववर्ती भी हैं, अनुवर्ती भी हैं और मैदानी भाग में इनका वृक्षाकार प्रतिरूप भी है। पूर्ववर्ती का मतलब ये है कि हिमालयी नदियों की कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि हिमालय के उत्थान से पहले की नदियाँ हैं। अनुवर्ती का मतलब ये है कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि हिमालय की उत्पत्ति के बाद बनी हैं। तो यहाँ पर आपको पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों प्रकार की नदियाँ देखने को मिलती हैं, जबकि यहाँ की नदियों का जो प्रारूप है, पैटर्न है वो वृक्षाकार प्रारूप है। प्रायद्वीपी नदियों की बात करें तो यहाँ की नदियाँ अध्यारोपित, पुनर्युवनित नदियाँ अरीय प्रारूप, आयताकार प्रारूप, ये सब प्रारूप बनाती हैं। नदी की प्रगति बताई गई है। देखिए, हिमालयी नदियाँ जो हैं
लंबा मार्ग तय करती हैं, ऊबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती हैं, अवशीष अपरदन करती हैं यानी सीट से अपरदन करती हैं, नदियों का अपहरण करती हैं। कई बार अपनी नदियां जो होती हैं अपना रास्ता बदल लेती हैं, दूसरी नदियों में विलीन हो जाती हैं। मैदानों में जलमार्ग बदलना, बिसर्ग बनाना, ये सब आप हिमालयी नदियों में देखते हैं। जबकि यहाँ की नदियों की बात करें, प्रायद्वीपीय नदियों की, तो यहाँ की नदियाँ सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे निश्चित मार्ग तय करती हैं। जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो हिमालयी नदियों की जो द्रोणी होती है, अब्बा क्षेत्र जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का अब्बा द्रोणी जो है हिमालय की तुलना में छोटा है। नदी की आयु की बात करें तो हिमालयी नदियाँ जो है अपनी युवावस्था में हैं, क्रियाशील हैं और अपनी घाटियों को और ज़्यादा गहरा कर रही हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो यहाँ की नदियाँ जो अपनी प्रौढ़ावस्था में पहुँच गई हैं और ये अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, यानी ये और ज़्यादा अपनी घाटी को गहरा नहीं कर सकती हैं। इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। देखिए, आप लोगों का फर्ज बनता है कि जब भी आप ये वीडियो देखें उसके बाद इससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्नों वाला वीडियो है वो भी अवश्य देखें, ताकि आपने जो कुछ भी इस अध्याय में पढ़ा है उसका अभ्यास कर सकें। मैं यहाँ पर वीडियो के एंड में, हर वीडियो के एंड में अभ्यास प्रश्नों वाली वीडियो का लिंक दे देता हूँ, वो पॉपअप हो जाता है, तो आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो तक जा सकते हैं और अभ्यास प्रश्नों को लगा सकते हैं, ताकि आपने जो कुछ भी सीखा है उसका अभ्यास कर पाएँ। इसके अलावा अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कम समय में अपनी तैयारी अधिक से अधिक कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस सीरीज से संबंधित या फिर अन्य प्रकार के जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।